यस सर। हाँ, अब मुझे किसी ने डाउट भेजा है, देवांग ने। Theory says orbitals are waves, but in quantum number orbitals, देवांग प्लीज सुनो, तो तुम बात बोल रहे हो ना, क्वांटम नंबर्स जो ऑर्बिटल्स है ना, वो वेव के ही आउटकम है। मतलब बेसिकली वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेव, मतलब वो एक ऐसा रीजन है जहां पर वेव अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर पा रही है। समझ में आया? देवांग आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है कि समझ में नहीं आया? समझो भाई, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 1 इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा कि एक वेव जनरेट हुई, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होगी, हो सकती है, मतलब होगी कि नहीं होगी तो एक अलग बात है। तो जिस पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होगी, उस पर्टिकुलर रीजन को ऑर्बिटल बोलते हैं। अभी समझा? नहीं समझा? तो इसके लिए फिर क्वांटम श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा तब तक का वेट कर ले। दूसरा, आपने मेरे से एक और डाउट पूछा है, जिस डाउट के अंदर आपने मेरे को ये पूछा है कि सर थियरी सेज द ऑर्बिटल वेव्स, द ऑर्बिटल आर वेव, नहीं ये तो हो गया। इफ ABMO represents repulsion then why we call it bonding? नहीं बेटा, ABMO के अंदर एंटी बॉन्डिंग बोला है अपन ने, इट्स नॉट बॉन्डिंग, इट्स एंटी बॉन्डिंग। एंड वाई वी इंट्रोड्यूस्ड, यार फिर भाई देवांग क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सुनना भाई। 2 न्यूक्लियस एटम पास आ रहे हैं, ये कहां से आया? 2 एटम्स पास पास आ रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल्स भी पास पास आ रहे हैं, उनकी वेव्स भी पास पास आ रही हैं। 2 एटम्स हैं, ये दोनों पास पास आए, इन दोनों की वेव्स भी पास पास आई, और जो वेव्स पास पास आई, यदि वो सेम फेज में आई तो वो ऐसे ऊपर चली गई, और यदि वो अपोजिट में, मतलब ये वाली वेव ऐसे ऊपर जा रही है, ये वाली वेव ऐसे नीचे जा रही है, और ये ऐसे आई, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चला गया। भाई इन दोनों के बीच में एनर्जी जो है वो कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, खत्म बात। वो हो रहा है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो मॉलिक्यूल के लिए, वो अनायन कटायन के लिए नहीं है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एटम के लिए, यह बॉन्डिंग भी एटम के लिए। जब 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस दिखाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें यह नहीं होगा कि किसी एक में क्या हो रहा है, वो सब में होगा, और फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन की तरह फिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, वो एरिया है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जो अपन निकालेंगे भी कि प्रोबेबिलिटी कहां कहां मैक्सिमम है, वो भी निकालेंगे, पर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में निकालते हैं या नहीं निकालते, इसलिए यहां पढ़ने का कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया? सर बोल। तो मॉलिक्यूल में, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में या तो बॉन्डिंग होगी या फिर एंटी बॉन्डिंग? नहीं, दोनों होंगे, हमेशा दोनों होंगे, दोनों? हमेशा। सर दोनों हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक बॉन्डिंग बनेगा तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सुनना, यदि कोई एनर्जी लूज करेगा, कोई ना कोई तो एनर्जी गेन करेगा। सर वो नहीं, डिसिपेटिव हाँ। एनर्जी होगी क्या? डिसिपेटिव एनर्जी क्या होती है दोस्त? सर मतलब ऐसे
मतलब नेचर में ऐसे चले जाते जैसे इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट वैसे। नहीं नहीं, एनर्जी इज कंजर्व, नो हीट नो लाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। टोटल तुम्हारा फिजिक्स में कंजर्वेटिव हो गया क्या? कंजर्वेटिव प्रोसेस, कंजर्वेटिव वर्क और नॉन कंजर्वेटिव वर्क? नहीं हुआ सर। हाँ तो सुनो, यदि एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये जो है पूरा कंजर्वेटिव है। यदि किसी ने एनर्जी गेन की तो किसी ना किसी को लूज करनी ही पड़ेगी, सराउंडिंग्स के पास कुछ नहीं आती। समझ गया? सर वो 9th में था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तूने 9th कहां से पढ़ी है भाई? अरे सर सीबीएसई। अरे स्कूल, सर ब्रीफ में था पर एक ही पैराग्राफ था। कौन से स्कूल में था तू 9th में? सर नाथ वैली में था। नाथ वैली में था? अच्छा। नहीं, तूने आज पहली बार बताया है कि 9th में तूने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा है भाई। पिछले 7-8 साल के अंदर जो कभी किसी ने नहीं कहा कि सर 9th में मैंने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा है, इसलिए पूछा था ऐसा। सर एनएलएम में था वो। नहीं सच्ची भाई होएगा, मेरे को आज तक किसी ने बोला नहीं, और मैं 9th नहीं पढ़ाई भाई फिजिक्स। हाँ दिविज, ए डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड एंटी बॉन्डिंग आर सेम मने इन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल डेल्टा। आएगा यार, टेंशन क्यों ले रहा है, पढ़ाएंगे ना। यदि नहीं पढ़ाना तो मैं काई को लिखता। इतना तो मेरे बारे में सोच सकता है ना कि आई एम स्मार्ट इनफ कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऋषिकेश, इज दिस बिल्कुल श्रोडिंगर, इट्स श्रोडिंगर, या देयर इज ओनली वन श्रोडिंगर। हाँ समझ, मतलब ऐसी बातें करे ही नहीं अभी अपन लोग, बस जितना मेरे को पता है उतना मैंने सारा का सारा एक साथ बोल दिया, जिसको जो समझना समझ लो। बाकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो अपन श्रोडिंगर वेव मॉडल डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ जाती है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको। व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मींस? इसमें कहीं पे फ्लैश लाइट होती है। आपको मेरा फोन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। उसके अंदर मैंने फ्लैश लाइट जला रखी है, वो भी दिख रही है? हाँ सर। हाँ फ्लैश दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? फ्लैश जो है वो लाइट है क्या है? मतलब वो वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या वो अनंत काल तक चलती रहेगी कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पर मैक्सिमा है या फिर यहाँ पर मैक्सिमा है, ऐसा कुछ होगा? पास में मैक्सिमम रहेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने यहाँ से लाइट प्रोड्यूस कर दी तो यहाँ से कोई प्लूटो पर बैठा है वो भी देख पाएगा, ओके सिद्धार्थ शेट्टी सर ने फ्लैश ऑन किया है। नहीं सर। नहीं सर। तो एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइन होगा ना, वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो पर्टिकुलर रीजन है ऑर्बिटल। अभी समझा? हाँ सर। अब जब वेव्स एक दूसरे के साथ आती, हाँ इंटेंसिटी नहीं बोलते यार उसको, मतलब हम लोग हाई इंटेंसिटी रीजन, वही वाली बात। ऋषिकेश बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। अब मान लो कि यहाँ से दो वेव्स, ये तो लाइट है तो लाइट में उतना आपको दिखेगा नहीं, पर साउंड वगैरह के अंदर ये इंटरफेरेंस वगैरह आपको बहुत क्लियरली दिखता है। ठीक है, वैसा है। तो वेव्स वेव्स की बात होती है कि कहां पर आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो और कहां पे क्या चीज आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिंपल, समझ में आ गया? अब एक बार को आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, उसकी शेप भी अपन डिस्कस करेंगे पर वो बाद में करेंगे। शुरुआत में वो करना थोड़ा सा इराटिक लगता है। पहले अपन कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और समझते हैं, फिर बाद में मैं यदि भूल जाऊं ना कि मैंने शेप्स नहीं कराई हैं तो आप में से कोई याद दिला देना। ठीक है, जरा समझिए। हमने क्या बोला? हमने बोला कि किसी भी एक बार को वंस molecular orbitals are formed, once molecular orbitals are formed, सर ऊपर का नहीं दिख रहा।
ये क्या जादू हो गया कि तुम्हारे बैच को नहीं दिख रहा, सुबह वालों को दिख रहा था, मैंने कैमरा भी नहीं लाया। सर वो ऑटो जूम हो रहा है। ऑटो जूम हो रहा है? नहीं सर ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर कट हो गया था ऊपर का सर। इधर देखो, once molecular orbitals are formed, they follow, electrons are filled in orbitals as per energy order and energy order, Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. ठीक है, और एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए अपन ने एनर्जी ऑर्डर लिखा, मैंने ऑफ बॉर्न नहीं लिखा। क्यों एनर्जी ऑर्डर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपके पास ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरेक्शन चेंज होगा। समझिए, मैं एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूं, फिर उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा। एनर्जी ऑर्डर, दो टाइप के एनर्जी ऑर्डर होते हैं। हाँ बोल सर। वंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, मतलब बॉन्ड होने के बाद। मेरे भाई एक आर्यन 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 आर्यन, मैं एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज, बुरा तो नहीं मानेगा ना तू? क्या सर? यदि मैं कोई चीज बीच में मैं बोलने लग जाऊं तो कभी मेरे को काटा मत कर, ठीक है? ठीक है सर। उसका नुकसान क्या होगा? मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा था, फिर वो टॉपिक मिस हो जाते हैं। मैं जब है ना मैं दो स्टेटमेंट्स के बीच में काफी लंबा पॉज लेता हूं, यदि मेरे को पॉज लेना होता है तो तब आप बोला करो। यदि ऐसे बोलोगे ना, अभी अभी मेरे को मालूम मैंने क्या लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं करना, वरना नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा और इवेंचुअली होगा कि फिर टॉपिक मिस हो जाएगा। मैं आप पॉज लूंगा आराम से, टेंशन नहीं ले, तब बताना, तब पूछ लेना। एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर देखिए दो टाइप के एनर्जी ऑर्डर होते हैं। पहले होते हैं मोर देन जेड, कंबाइंड जेड, कंबाइन जेड मोर देन इक्वल टू 16। इसके लिए ये यूनिवर्सल ऑर्डर है, ये होता है 1s सिग्मा, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2p z सिग्मा, 2p x पाई इक्वल्स टू 2p y पाई, 2p x पाई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू 2p y पाई एंटी बॉन्डिंग एंड 2p z सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। आपके सिलेबस में यहीं तक है, जेई एडवांस तक, जेई एडवांस बीएससी लेवल तक यहीं तक होता है। 18 मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं काउंट किया जाता। एक ये एनर्जी ऑर्डर है और एक और एनर्जी ऑर्डर है। ये ऑर्डर लगता है z मोर देन इक्वल टू, मोर देन लेस देन 16 के लिए, मतलब z इक्वल टू 15 के लगेगा। इसमें क्या है, 1s सिग्मा, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2px पाई इक्वल्स टू 2py पाई, 2pz सिग्मा, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग इक्वल्स टू 2py पाई एंटी बॉन्डिंग एंड 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये दो एनर्जी ऑर्डर्स हैं, और ये दोनों एनर्जी ऑर्डर्स के ऊपर अभी अपन ने बनाया है। एक बार डायग्रामेटिकली बना के देखते हैं पूरा 18 वाला। सबसे पहले मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद में बाकी और चीजें डिस्कस करूंगा।
आप यदि इनमें अंतर देखोगे ना तो आपको जो अंतर दिखेगा वो अंतर 2p से मिलेगा, ये डिफरेंट है बस, इतना सा पोर्शन है जो दोनों में डिफरेंट है। मतलब आप चाहें तो यहां तक कुछ भी ले सकते हैं, मतलब लेस देन 16 के लिए ये एप्लीकेबल ही कब होगा, जब ये भरना चालू होंगे, वरना अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा समझिए, एक एनर्जी ऑर्डर बना के देखते हैं 18, ये वाला बना के देखते हैं यूनिवर्सल जो है। हम लोग वर्टिकल लाइन के ऊपर हमेशा एनर्जी बनाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए। बेसिकली हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये वाले जो 2 पॉइंट्स होंगे न्यूट्रल पॉइंट्स, ये न्यूक्लियस होंगे, और जो भी कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस से इतना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि सभी सबसे पहले आएंगे 1s, ये दोनों 1s है। जब ये दोनों वेव्स आपस में पास पास आएंगी तो ये एक बनाएगा बॉन्डिंग और एक बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग ऑफ 1s विल हैव लेस एनर्जी देन बॉन्डिंग ऑफ s 2s। ये 1s है, ये 2s है, तो ये है 1s सिग्मा बॉन्डिंग और ये है 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ध्यान देना, जितनी एनर्जी इस भाई ने लूज की है, डेल्टा ई लॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा ई गेन्ड। उसके बाद ये ऐसा है, ये है 2s सिग्मा, ये है 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर से वही बात, द एनर्जी गेन्ड, मतलब ये जैसे समझिए, ये है बेस एनर्जी लेवल जो एटॉमिक एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी बढ़ गई, ये एनर्जी कम हो गई, डेल्टा ई गेन्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा ई लॉस्ट। ये किसके लिए आया? ये आया 2s के लिए, तो ये होगा 2s सिग्मा और ये होगा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर हमारे पास है p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहले आएगा सिग्मा 2pz सिग्मा, क्यों? क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग मोर। अब ओवरलैपिंग मोर का मतलब यहां पे मतलब हो जाएगा इंटरफेरेंस मोर। क्यों? क्योंकि ऑन द सेम एक्सिस है। दूसरी तरफ फिर जिनमें कम होगा वो हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 2p(x pi इक्वल्स टू 2p(y pi)। क्योंकि यहां पर इन्होंने एक और चीज अज्यूम कर ली है कि एक्सिस फॉर सिग्मा बॉन्ड इज जेड एक्सिस, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया है और पूरा मॉडल यही मान के एक्सप्लेन भी किया है। आपको z नहीं मानना है, आप कुछ और मान लीजिए, पर क्योंकि श्रोडिंगर वेव मॉडल ने जो रेफरेंस एक्सिस ली है वो z ली है, इसीलिए इन्होंने भी z ले लिया है। इसके बाद जितनी एनर्जी इस भाई ने लूज की उतनी एनर्जी ये गेन करेंगे, मतलब क्योंकि इन्होंने कम एनर्जी लूज की है तो ये भी कम एनर्जी गेन करेंगे, और ये बन जाएंगे 2p(x pi एंटी बॉन्डिंग इक्वल्स टू 2p(y pi एंटी बॉन्डिंग), और फिर आपके पास आखिरी 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब जब इलेक्ट्रॉन फिल होना चालू होंगे तो यहां से ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे, ठीक है। और ये एनर्जी का ऑर्डर है। यहां तक क्लियर है तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, और अब डाउट पूछ आर्यन। सर वंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, मतलब बॉन्डिंग होने के बाद क्या? नहीं, बिल्कुल, जैसे ही वो दोनों आपस में पास पास रहेंगे उनके बीच में इंटरफेरेंस हो जाएगी उसके बाद। सर हम्म, सर और वो एनर्जी ऑर्डर आपने जो लिखे तो ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क है, एक बार बताओ ना। अब मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 क्या है? ये है z, कंबाइंड z। कॉपी कर, आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं। इन चीजों का भी अपन और करेंगे, ये भी आज की पूरी क्लास यही जाएगा, और कल की हो सकता है मंडे की पूरी क्लास भी यही जाए। सर पर जेड है क्या? z होता है एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर। सर वो जेड एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर है क्या? है, हाँ, z एक्सिस मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यस।
डिफॉल्ट एक्सिस Z यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z। फोटो किस पे भेजूं, टीम्स पर भेजूं कि उस पर भेजूं? टीम्स। ऋषिकेश क्या समस्या है बेटा? सर यार वो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसा है कि एनर्जी रिप्रेजेंटेशन से फिजिकली तो जो होगा वो बात करेंगे उसके बारे में। सर इसमें ऑफ बॉ बिल्कुल नहीं आता क्या? नहीं। हाँ देवांग, दीज आर टू एटम्स, दो एटम्स है जिनको लेके अपन चले हैं, दो एटम्स जिनके न्यूक्लियस हैं जो आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर चुके हैं। कहते भाई कॉपी कर ले, बताता हूँ वापस से। अरे मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस करेंगे तब थोड़ा सा रेलेवेंस ज्यादा बन जाएगा, टेंशन नहीं ले। पहले इतना कॉपी कर लो फिर समझाता हूँ। सर ये डायग्राम पोस्ट एनर्जी ऑर्डर के लिए है ना? हाँ सर बोलो। सर यहाँ पे 2p z सिग्मा की एनर्जी 2p z पाई से ज्यादा कैसे हो गई? इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि समझ, यदि इंटरन्यूक कॉपी कर समझाऊंगा, कॉपी कर डायग्राम में समझाता हूँ। पहले एक समझाने दे मेरे को, फिर ये एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई कम क्यों हो गई ये भी समझा दूंगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है सर।
कॉपी हो जाए वैसे ही बताएं प्लीज। कॉपी हुआ क्या? सर 2 मिनट। सर वो z ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में 2py पाई इक्वल्स टू क्या है? क्या बेटा? 2p नहीं, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 में हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? 2py पाई इक्वल्स टू वो 2pz है या x x? x x x सर बोलो। सर राइट में जो आपने डायग्राम बनाया तो नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बढ़ रही है, ये बात मैंने आपको बताई है वर्टिकल लाइन पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कॉपी हो गया है तो सर राइट साइड का इरेजमेंट एक ही मिनट। अबे राइट साइड पे लिखा है कितना सा है? पहले है ना अपन लोग एक 2 3 बना के देखते हैं, मतलब हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन वगैरह के बेरिलियम तक बना के देखते हैं, फिर अपन आगे। सर बोल। सर कल की क्लास में आपने एलसीओ बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सर तो क्या था वो? बस बता के छोड़ दिया था। अरे उसी चीज को एलसीएओ भी बोलते, मतलब एलसीएओ भी बोलते हैं, मतलब जो इंटरफेरेंस है, जो ये बॉन्डिंग हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है सर। अब है ना, पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह के लिए पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे, इससे कम से कम एक पार्ट खत्म हो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा क्यों, इसकी एनर्जी कम क्यों।
समझो, हमने बोला कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, समझिए, इससे आपको काफी कुछ क्लियरिटी आएगी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो H2 का Z जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2। वो जो Z इक्वल टू और लेस देन 16 लिखा है ना, वो मॉलिक्यूल के लिखा है। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका कंबाइंड Z इज 2। अब जब 2 एटम्स आए, ये 2 एटम्स थे जो आ रहे थे, ये था 1s1, ये भी था 1s1, ये दोनों आए और इन दोनों ने नए MOT बनाए। तो जब ये दोनों आके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे तो इन्होंने बनाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इससे बना 1s सिग्मा। हेलो सर, और स्क्रीन फ्रीज हो गई। और जब इन्होंने एंटी बॉन्डिंग बनाया, डिस्ट्रक्टिव कराया, तो ये कराया 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अभी समझना, अभी इनके पास शुरुआत में इलेक्ट्रॉन थे एक एक, पर मॉलिक्यूल में सर इनके स्क्रीन सर वीडियो नहीं दिख रहा। सर दिख सर रहा दिख रहा है। है वीडियो, सब कुछ क्लियर है। थैंक यू। यदि सर, कुछ screen लोगों को freeze हो क्लियर, गई। मतलब मेरी तरफ से फिर ट्रबल नहीं है, सीधा सा है। सर इंटरनेट की वजह से लैग होता है। मतलब यदि कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है वहां पे रिसीव नहीं हो रहा है, वैसा है ना? हाँ सर। समझिए, अब इस चीज में क्या होगा, शुरुआत में इनके पास इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास। ये क्या है? ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीच वाले। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर जाएंगे। ये भर गया, ये H2 का MOT डायग्राम बन गया, जहां पर अपन ने ये बता दिया कि ये ऐसा है। अब एक एक करके बातें करेंगे इसी मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहली चीज, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2. Basically number of bonds भी यही होता है। तो number of electrons in bonding molecular orbital is 2, anti-bonding खाली है, minus 0 डिवाइड by 2 यानी कि 1। एक बॉन्ड बना है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम्स। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट, वेदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखिए पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म होता है व्हेन एनी कंपाउंड अट्रैक्ट्स और shows positive response to magnet, then it is called paramagnetism। और ये क्यों होता है? It is due to unpaired electrons। So if any species, therefore if any species have unpaired electron, it will be paramagnetic। ठीक है, and these unpaired electrons show transition from one orbital to another, transition from one orbital to another, which makes compound colored, which makes compound colored। ठीक है, तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक भी होगा और वो कलर्ड भी होगा।
मतलब क्या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है? नो। मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना, मैग्नेट को रिस्पॉन्स नहीं देना, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो हम क्या बोलेंगे कि H2 कैसा है? H2 है डायमैग्नेटिक, अनकलर्ड। एक और चीज, या कलरलेस। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है? ये बॉन्ड है जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो है 1s सिग्मा में, तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब अगला मुद्दा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2, कंपैरिजन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड H एटम, H2 एंड H एटम। समझिए, एटॉमिक ऑर्बिटल में यहां थे इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऊपर थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नीचे है। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन MO is less than energy of electrons in atomic orbitals. Therefore, electrons of atomic orbitals can be extracted easily. जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। इसी therefore ionization energy of hydrogen is more than H2। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, एक और एमओटी डायग्राम बनाते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। एमओटी डायग्राम ऑफ H2 माइनस, फिर H2 प्लस बनाएंगे। H2 माइनस, H2 माइनस, H2 प्लस, H2 2 प्लस, ये सब बनाएंगे अपन, जिससे कि अपने को थोड़ा सा और पिक्चर क्लैरिटी आएगी। ये दो एटम्स थे, ये दोनों एटम्स ने अपने दो ऑर्बिटल्स बना लिए। ये 1s, ये 1s था, तो ये हो गया 1s सिग्मा और ये हो गया 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, दो तो हाइड्रोजन खुद से लेके आए थे, यहां पर Z इक्वल टू 2 ही है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3 है, मतलब जो रूल लगेगा ना एनर्जी ऑर्डर, वो इसके हिसाब से लगता है, प्रोटॉन्स के हिसाब से। तो पहला 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब समझना, एक एक करके। एक इलेक्ट्रॉन भरा, आधा बॉन्ड सिग्मा बना। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, पूरा बॉन्ड सिग्मा भरा। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया, इसका मतलब है आधा बॉन्ड सिग्मा टूट गया और सिर्फ आधा बॉन्ड सिग्मा बचा है। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, पहले तो अपन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1, डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.5। ये जो आधा बॉन्ड बना है ये क्या है? ये है हाफ सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड बनने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि आधा बॉन्ड भी बॉन्ड है। दूसरी बात, ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये कलर्ड है। समझ में आ गया? और यदि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2, अब समझो, मैं चलो आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कैसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यदि इस पे कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। यदि किसी को इसमें डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर बोलो। सर इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन हुए तो फिर कलर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ट्रांजिशन के अंदर फोटॉन्स को, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई एक पर्टिकुलर लाइट एमिट कर देगा, इसलिए। सर सर हाफ फील्ड सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो गए। बिल्कुल, आप फिर सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक, सबसे ज्यादा कलर्ड होंगे। कॉपी कर लीजिए।
हाँ, देवांग नहीं समझा। अच्छा, एक देवांग एक बात था, देवांग भाई एक बात था, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? देवांग, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली exactly. अब जिसके जिसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है उनको डोनेट करना आसान होता होगा, और जिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है उनको डोनेट करना मुश्किल होता होगा। एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब है ज्यादा अट्रैक्टेड है, एनर्जी कम है इसका मतलब है वो कम अट्रैक्टेड है। समझा? तो अब इनकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा होगा ऐसा। तो जिसकी एनर्जी कम है उसको डोनेट करवाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता होगा, तो इसलिए वैसा है। देवांग, तेरा डाउट गया? ओके, मन है, तेरा क्या डाउट है? Why didn't electrons fill in 1s AB of H2? भाई वो तो तब भरेंगे ना जब उसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड आएगा, बाकी तो एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से भरेगा। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले ये भरेंगे उसके बाद ये भरेंगे। सर बोल प्रद्युमन। सर फिर यहाँ होम्स रूल कैसे फॉलो हो रहा है? होन्स रूल क्या बोलता है? पहले सारे ऑर्बिटल्स भरेंगे ना एक एक इलेक्ट्रॉन से। ऑफ द सेम एनर्जी भरेंगे, अलग अलग एनर्जी के नहीं भरते हैं। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। देवित, यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ सिग्मा बॉन्ड है, उसी को हाफ सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। सर अनपेयर्ड यानी हाफ क्या? बिल्कुल। सर बोल। सर और ये डेल्टा कब आएगा, मतलब हमें है या नहीं? अरे है भाई, यदि नहीं होता तो क्यों लिखता, यही तो बताया था शुरुआत में। है सर है हाँ है में है क्या? है। सर बोल भाई। सर 1.5 बॉन्ड होना चाहिए नो? किसमें? ओह, H3 सही, H2 माइनस। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में है। ये सर दो बॉन्डिंग का एक बॉन्ड और एक एंटी बॉन्डिंग का हाफ बॉन्ड। तो हाँ, वो जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड बनाते नहीं है। ओके सर, समझा। ऋषिकेश, वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों 1s 1s, जो दोनों H2 आपस में इंटरेक्ट किए ना, उनके ऑर्बिटल्स।
सर बोल आर्यन। सर और बॉन्ड ऑर्डर जो निकलता है, जैसे हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लिखा है, तो मतलब वो बस सिग्मा होता है ना, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते ना उसे? मतलब सर मतलब जो हमारा आंसर आया देखो 2 - 0/2, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड आया है, तो हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं क्या कि वो बॉन्डिंग का है या एंटी बॉन्डिंग का है? अरे एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनता ही नहीं है भाई। एंटी बॉन्डिंग तो बॉन्ड तोड़ने का काम करता है। एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनता नहीं। एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्ड टूटता है। सर और हमेशा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगा ना? मतलब क्या है तेरा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होगा? सर मतलब वो बॉन्ड ऑर्डर कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना? हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर ऐसे सिंपल डाई मॉलिक्यूलर जो अपने सिलेबस में उनमें नहीं होता। पर एज ए स्टेटमेंट यस, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सर फ्रैक्शन। नेगेटिव का इंडिकेशन क्या होगा, मतलब वो क्या बताएगा? कुछ नहीं होगा इंडिकेशन। एंटी बॉन्डिंग में आधा इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग से, बस। ठीक है सर, थैंक यू।
क्या करें आगे, कंटिन्यू करें? एक काम करें, यहाँ तक पढ़िए, इसके बाद का कल ही पढ़ेंगे, वही बेटर रहेगा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, एक और मॉलिक्यूल उठेगा नहीं ये। ठीक है, हाँ जाइए, फिर अपन कल ही बात, मंडे को ही बात करेंगे। मेरे को भी यार सर ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे मेरे को H2 माइनस के बारे में बात करनी थी यार, वो हो नहीं पाई। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय यार। अच्छा, thank you.